बिहार विधान परिषद के उप सभागार में सभी नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ले ली, जिसमें पवन सिंह, निशांत कुमार समेत सभी नए एमएलसी ने शपथ ग्रहण किया। निर्विरोध निर्वाचित 10 सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। बिहार विधान परिषद के सभापति ने सभी एमएलसी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस दौरान देखने में आई। मैं निशांत, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा कर। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के साथ निश्चय और विकास के अधूरे सपने को पूरा करने को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में भोजपुरी सिनेमा की बेहतरी के लिए काम करने और फिल्म सिटी निर्माण पर जोर दिया। ये जो पहले मंत्री के रूप में मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, अभी विधान परिषद सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी, उसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा। और मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है विकास राज्य का, उसको जन जन तक पहुँचाने की और जो उनके साथ उनके अधूरे सपने उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के नाते मैं यही चाहूँगा कि मैं अपना काम, अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग बिहार में रह के ही करूं। बिहार में फिल्म सिटी बने, ताकि हमारे जो नए नए लड़के जो गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे बिहार में फिल्म सिटी बने, ताकि बच्चों को रोजगार मिले और हमारा भोजपुरी बम बम रहे। पटना में आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस समारोह पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह को लेकर सुबह से ही पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। उत्साह उनका चरम पर नजर आया। कार्यालय के बाहर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें पूरा परिसर पार्टी के रंग में रंगा हुआ दिखा। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के कार्यालय पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। नहीं चाहिए उनको सुरक्षा, भाई मैं अपने घर अपने काफिला में 50 गाड़ी में और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए। हम लोगों का रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति कटलेरी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाने को क्या कोई तकलीफ नहीं है। कोचिंग विवाद मामले में खान सर की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। मामले की अगली सुनवाई जो चल रही है, उसे लेकर 3 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन इस सुनवाई के दौरान उनके बॉडीगार्ड पर फायरिंग करने और गैर लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल के आरोपों पर चर्चा लगातार चल रही है। पुलिस इन बिंदुओं की जांच का हिस्सा मानते हुए इसे देख रही है। वहीं रोशन आनंद पक्ष के वकील ने अदालत में अपनी दलीलों को रखा। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसमें आगे की स्थिति साफ होती हुई दिखाई देगी। कोचिंग विवाद में फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किल कम नहीं हो रही है। उनके बॉडीगार्डों के द्वारा जिस तरह से फायरिंग की गई और जब उनके हथियारों का सत्यापन किया गया, तो जो हथियार थे उनका लाइसेंस में जिस तरह से धांधली की गई है, या लाइसेंस बिहार का नहीं है, यूपी का लाइसेंस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला फंसता नजर आ रहा है। पिछले 2-3 सुनवाइयों में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया है और जो खान सर के अपोजिट वकील हैं, रोशन आनंद के जो वकील हैं, उन्होंने इस बात को मजबूती से उठाया है कि जिस तरह से जो दोनों बॉडीगार्डों ने जो फायरिंग की, उनका पर्पस क्या था, क्योंकि जब फायरिंग की गई तो उस समय क्या वहाँ पर कोई भीड़ उपस्थित नहीं थी, और जो फायरिंग करने वाले जो हथियार से फायरिंग की गई है, उस हथियार का लाइसेंस बिहार का नहीं है। वो दोनों हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन किया गया और पुलिस भी इसे एविडेंस बनाकर कोर्ट में पेश कर रही है। लगातार 2-3 जो सुनवाई हुई है, उसमें इस एविडेंस को रखा गया है कि जो हथियार जो 2 बॉडीगार्ड हैं, उनके जो हथियार हैं वो यूपी लाइसेंस के हैं और कहीं अलग के हैं, बिहार के नहीं है। तो ये तमाम मामला है जिससे कि खान सर की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। फिलहाल
आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के बाद जो आईओ है उन्हें केस के साथ तलब किया गया है। कोचिंग विवाद का क्या अंत होता है ये देखना लाजिमी होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर बक्सर से, जहां डीईओ कार्यालय परिसर में भारी जल जमाव से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की क्वार्टरली परीक्षा के प्रश्न पत्र बारिश के पानी में ही भीग गए। बताया जा रहा है कि 167 विद्यालयों के लिए तैयार किए गए 2100 प्रश्न पत्रों का बंडल बारिश के पानी में भीग गया। प्रश्न पत्र का बंडल जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में रखा गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंगलवार को हुई बारिश में ये प्रश्न पत्र भीग जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि प्रश्न पत्र डबल प्लास्टिक कोटिंग में किए गए थे, जिसमें कोई नुकसान हालांकि नहीं पहुंचा है। बुधवार की सुबह भी कई प्रश्न पत्रों के बंडल परिसर में यूं ही जहां तहां पड़े हुए नजर आए। परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बारिश के पानी में डूबे हुए थे। जब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद होकर भी कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आए। अब इस मामले में सदर एसडीओ अविनाश कुमार ने सख्त कार्रवाई की बात कह दी है। मुझे भी समाचार पत्र के और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली। मैंने फोटो वीडियो देखा था। निसंदेह लापरवाही है और इस संबंध में जो है शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा प्रश्न पत्र अगर पानी में है, किसी भी वजह से अगर वो खराब हो जाते हैं तो इससे एक अव्यवस्था फैलेगी और बच्चों का एग्जाम प्रभावित हो सकता है। इसके लिए हम जो है अभी नगर परिषद के अधिकारियों से बात किए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देशित करने वाले हैं कि ये जो बुनियादी स्कूल में पानी की जो समस्या है उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई करके उसका अस्थायी समाधान निकालें। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 12 आईपीएस का तबादला हो चुका है। पंकज दराद का एसवीयू और एटीएस से तबादला कर दिया गया है। वहीं सुधांशु कुमार को एसवीयू का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रीता वर्मा अग्निशमन विभाग और होमगार्ड की डीजी बनाई गई हैं। वहीं बिहार में पुलिस महकमे में बड़ी फेरबदल की तस्वीर भी नजर आई। 12 आईपीएस के साथ 53 डीएसपी का तबादला कर दिया गया। 8 डीएसपी को एएसपी के तौर पर प्रमोशन भी दिए गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भरत तिवारी एनकाउंटर केस से जुड़ी हुई, जिसमें आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई पोस्टिंग दे दी गई है। 53 डीएसपी के तबादले की सूची में एक नाम राजेश कुमार शर्मा का भी शामिल है, जिसमें मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उन्हें डीएसपी बनाया गया है। भरत तिवारी मामले में शाहपुर थाने में दर्ज इनके ऊपर एक एफआईआर और इस एफआईआर में ये नामजद हैं राजेश कुमार शर्मा। बिलौटी एनकाउंटर के बाद से पुलिस मुख्यालय ये अटैच कर दिए गए थे। अब ट्रांसफर लिस्ट में इन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आने पे प्रशासनिक पदाधिकारियों का फेरबदल हुआ है, जिसमें 53 डीएसपी भी जो है वो इधर से उधर किए गए हैं। बताते चले कि जिन 53 डीएसपी का तबादला किया गया है उसकी अधिसूचना जो है वो गृह विभाग ने जारी किया है और गृह विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में बताते चले कि लाल बाबू यादव जो हैं इन्हें जो है प्रचार सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय से सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजा गया है। और इस तरह से पारसनाथ साहू, सुमित कुमार, शंकर कुमार झा, इनके अलावा अभिषेक सिंह, प्रदीप कुमार, गौतम शरण ओमी के साथ साथ अशोक कुमार हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो इस 53 जो डीएसपी का तबादला हुआ है उसमें चर्चित जो नाम है सबसे ज्यादा वो राजेश कुमार शर्मा का है। और राजेश कुमार शर्मा जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर भोजपुर जिला में थे, जिनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई थी। बताते चले कि जो भरत तिवारी का प्रकरण था उस मामले में इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, निलंबन का कार्रवाई किया गया, मुख्यालय अटैच किया गया। और लेकिन महज ही कुछ दिनों के बाद पुलिस उपाधीक्षक के तौर पे मद्य निषेध एवं राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो में इन्हें जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है, नई जिम्मेवारी दी गई है। तो बताते चले कि जब इस पूरे मामले में अभी न्यायिक जांच चल रही है, बावजूद इसके इनका पदस्थापन जो है वो कर दिया गया है। और कहीं न कहीं यह पदस्थापन जो है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब एसडीपीओ राजेश कुमार पे जो है वो आरोप है भरत तिवारी हत्या का जो मामला है जिसकी जांच जो है शाहबाद के डीआईजी भी कर रहे हैं, उनके अलावा जो है न्यायिक जांच जो है वो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में इनका पदस्थापन कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहा है।
हालांकि इस मामले को लेकर के कोई भी पदाधिकारी, कोई भी आला अधिकारी जो है कुछ बोलने को राजी नहीं। लेकिन पूरे तौर पे देखा जाए तो प्रशासनिक महकमे में इस बात की लेकर चर्चा जो है वो काफ़ी तेज है कि आखिर राजेश कुमार पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है, क्यों इनके विरुद्ध जो है जब कार्रवाई की मामला चल रहा है, अभी जांच जो है वो चल रहा है, न्यायिक जांच से लेकर के शाहबाद के डीआईजी की जांच जो है अभी चल रही है, बावजूद इसके इनका प्रतिस्थापन क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी खबरों की। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। प्रमोद चंद्रवंशी के बेटे सिद्धार्थ की निर्मम हत्या से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। घर से 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से शव की बरामदगी की गई है। हत्या से ग्रामीणों में जमकर आक्रोश जाहिर किया गया। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मोहरी इटवा गांव की यह घटना है। खबर खगड़िया से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा में केंद्राधीक्षक और एक शिक्षक सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच का दायरा बढ़ता हुआ। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आती हुई कि परीक्षा केंद्र से 35 शिक्षक परीक्षा के दिन गायब थे। रोज स्कूल के केंद्राधीक्षक ने खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार को अनुपस्थित शिक्षक की लिस्ट सौंप दी है, जिसके बाद डीईओ ने कार्रवाई करते हुए सभी 35 शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है और एक दिन का वेतन काटा गया है। आपको बताते चलें कि रोज वर्ड परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी को कदाचार के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद किए गए। खगड़िया में पिछले 28 तारीख को हुए सिपाही भर्ती परीक्षा में एक केंद्राधीक्षक और एक शिक्षक के साथ साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एसपी के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। इसी जांच के क्रम में यह बात भी सामने आई कि रोजवर्ड जो स्कूल है वहां पर एक जो परीक्षार्थी थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ लेकर के बैठे हुए थे और जो शिक्षक ने जब जांच किया तो वो बात मामला सामने आई। उसके बाद परत दर परत जो है सो जांच खुलते जा रहा। इसी जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो रोजवर्ड जो स्कूल है, जो परीक्षा केंद्र थे, वहाँ से 35 जो शिक्षक थे वो परीक्षा के दिन गायब मिले। वहाँ पे 27 तारीख को उन्होंने योगदान दिया और 28 तारीख को उनको परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने विक्षण का कार्य नहीं किया, जिसको लेकर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है और 28 तारीख का जो वेतन है उनका एक दिन का वेतन वो काट लिया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जांच धीरे धीरे खुलते जा रही है। और यह सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस विक्षण कार्य के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में लगाया गया था, शिक्षकों को 35 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने उस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, विक्षण का कार्य नहीं किया और बिना सूचना अनुपस्थित रहे। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी लोगों से स्पष्टीकरण पूछा। अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां महिला हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया गया है। प्रियंका हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, जिसमें पुराने शौचालय टैंक से शव की बरामदगी की गई थी। सिंचाई विभाग के शौचालय टैंक से शव बरामद हुआ था। 28 जून को यह पूरा मामला सामने आता है, जिसमें महिला का सिर कटा हुआ शव मिला और जलेबिया मोड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला पति विवेक पंडित को हालांकि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ सास विमला देवी भी पुलिस की गिरफ्त में है। बेलहर एसडीपीओ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुष्टि भी कर दी है और फिलहाल इस मामले की जांच आगे भी जारी है। बड़ी खबर नवादा से, जहां सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक युवक को पकड़कर बुरी तरह से पीटते हुए नजर आते हैं और इस वक्त ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी। हैरानी की बात यह है कि मारपीट की यह घटना पुलिस के सामने हो रही है। वीडियो नवादा के प्रसाद बिगहा मोहल्ले का बताया जाता है, जहां मोबाइल फोन को लेकर युवक की पिटाई की जा रही है। पास से गुजर रही डायल 112 की टीम भी वहां पर आती तो जरूर है, पुलिस की मौजूदगी में ही। हालांकि इस मारपीट के बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं। गलत बात है, गलत बात है। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला की मौत से सनसनी मच गई। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है, गला घोंटकर हत्या करने का आरोप, जिसमें मृतक के परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि पहले भी दहेज को लेकर विवाद हुआ था।
फलका के सोता दक्षिण के लीला घाट बिंद टोली गांव की ये घटना है। ना रहे ओकरा मार के लटकैले रहे, हमरा आर के तो लटकल हुन खोल के वही सब रखले रहे और हमरे सब पर उल्टा सीधा बोले थे सब जे कौन चीज कर लेते, कथी बिगाड़ लेते हमरा सबके, केस के खा जाबे हम सब से कहे छै। दहेज का भी पहले मांग किया था? हाँ, दहेज मांगत रहे, जे कम दहेज दिल के। कितना दहेज मांग रहा था? दहेज 25,000 की 20,000 ऐसी ना, 30,000। मेरा बहन को गला घोट के लोग मार दिया। जब हम लोग को जैसे सूचना मिला तो हम लोग आए, तो पहले से हम लोग को दहेज के बारे में मेरा बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये लोग बहुत दुर्व्यवहार करता था, मारता पीटता था। हम लोग यहाँ फलका थाना में एक बार आवेदन भी दिए, उसके बाद कोर्ट से भी आवेदन दिए, उसके बाद यहाँ का स्थानीय लोग सब था, पंचायती करके हम लोग दोनों को मिला दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर एक महीना पहले का घटना है, फिर मेरा बहन को ये लोग सब मिलकर मारा। इसका देवर है, इसका सास है, गोतनी है। तो मोतिहारी की मुफस्सिल थाना पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। हसुआहा गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, मास्टर चाबी, बाइक के खुले पार्ट्स और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार चोर जिले के विभिन्न इलाकों से बाइक की चोरी करते थे और चोरी की इन मोटरसाइकिल्स को शराब कारोबारियों सहित अन्य लोगों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। फर्जी तरीके से दूसरों के नाम पर सिम कार्ड चलाए जाने के मामले में दूरसंचार कंपनियां और केंद्रीय जांच एजेंसियां अब लगातार कार्रवाई में जुट गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक देश भर में 1,96,00,000 ऐसे सिम नंबर और कार्ड हैं जो बंद किए जा चुके हैं। सबसे अधिक सिम कार्ड उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही के दिनों में मधुबनी से एक मौलाना को MP ATS ने पकड़ा था और अपनी गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने यह खुलासा किया कि वो दूसरों के नाम पर सिम लेकर पाकिस्तान अपने आकाओं के पास भेजा करता था और वो लोग इन फर्जी सिम के इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे थे। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेकर के उसका इस्तेमाल करने के मामले में दूरसंचार विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरे देश में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 1,96,00,000 फर्जी सिम कार्ड जो है वो फिलहाल बंद किए गए हैं। और बताते चलें कि आगे आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होगी। बताते ये चलें कि यह पूरा मामला जो है मधुबनी में जो मौलाना पकड़ा गया था, उसने जो स्वीकार किया, कबूल किया कि वो फर्जी तरीके से सिम लेकर के पाकिस्तान भेजा करता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे जो उसके आका हैं वो किया करते हैं। जिसके बाद यह सूचना जो है केंद्रीय जांच एजेंसी ने दूरसंचार विभाग से साझा की और उसके बाद एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पूरे देश में जो है वो कार्रवाई की गई। फर्जी तरीके से सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले जो धारक हैं उनके सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक किए गए और 1,96,00,000 सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक किए गए हैं अब तक। और बताते चले कि इसमें सबसे अधिक जो सिम कार्ड है वो यूपी से बंद किए गए हैं। यूपी में चाहे वो पूर्वी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, तो दोनों जगहों पे जो है 41 लाख से अधिक सिम कार्ड जो है वो बंद किए गए हैं। दूसरा स्थान जो है वो बिहार का आता है, बिहार के बाद दिल्ली आता है तीसरे स्थान पे, और इस तरह से करके देश के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पे ये सिम कार्ड ब्लॉक करने की जो संख्या है वो लाखों में आई है। तो बताते ये चले कि आगे आने वाले दिनों में और भी अधिक यह कार्रवाई जो है वो तेज होगी, क्योंकि फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेकर के उसका लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला हो या देश की सुरक्षा में जो है सेंधमारी करने का मामला हो। तो इन मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो बेहद गंभीरता से ली है और इसी के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरें। आज 1 जुलाई है और नए वित्तीय बदलावों के साथ देश में आम जनता की जेब से जुड़े कई बड़े नियम अब बदल चुके हैं। इन महीने की शुरुआत कुछ बड़ी
राहत और कुछ नए खर्चों के साथ हुई है, जहां एक तरफ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया, वहीं प्राइवेट पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। आधार ऐप से ईमेल आईडी अपडेट करना बिल्कुल फ्री हो चुका है। हालांकि आज से पासपोर्ट बनवाना काफी महंगा आपको पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के नियम बदल दिए गए हैं और रेलवे ने बिना टिकट सफर करने वालों पर जुर्माना सीधे 2 गुना कर दिया है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर-ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 9:30 बजे होगा। मुकाबले पर बारिश का साया भी है। करीब 80% बारिश की संभावना जाहिर की गई है। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के साथ नए अभियान की शुरुआत करना चाहेगी और सीरीज से पहले सबसे ज्यादा चर्चा 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर हो रही है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनके डेब्यू के सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और अब मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें। टीवी एक्टर और बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से तलाक पर पहली बार बयान दिया। आकांक्षा ने हाल ही में रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में गौरव से अलग होने का ऐलान किया और इसके बाद 30 जून को लाफ्टर शेल्फ्स के सेट से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव ने कहा कि वे आकांक्षा को हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वे उनकी पत्नी हैं। उन्होंने कहा, प्यार आज भी उतना ही है और सपोर्ट भी उतना ही है। लॉकअप शो के दौरान आकांक्षा चमोला ने बातचीत में तलाक की वजह का खुलासा किया था। आकांक्षा ने बताया कि शादी के बाद भी मां बनने की इच्छा नहीं जागी, उन्हें एहसास हुआ कि वे इसके लिए नहीं बनी है।